तो ये जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 19वीं शताब्दी में स्त्रियों का प्रश्न। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में स्त्रियों का प्रश्न। जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो कई सारे स्त्रियों का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे मतंगिनी हजारिका हैं, नेली सेन गुप्ता हैं, एनी बेसेंट हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, या कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं। कई सारे स्त्रियों का हम नाम सुनते हैं, उषा मेहता हैं, अभी फिल्म भी एक आई थी, आप लोगों ने शायद देख रखी हो। तो कई सारे एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं कि स्त्रियों का एक वर्ग रहा है जो कि आयु की सीमा से परे, अपने धर्म की सीमा से परे, अपने क्षेत्र की सीमा से परे उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया है। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनके नाम हैं हमारे पास, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो बेनाम हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया है। तो जब हम इन स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो ये स्त्रियां इस स्टेज तक कैसे पहुंच रही हैं, कहाँ स्त्रियों का प्रश्न उठाया जा रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। क्योंकि जब आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं, जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तो उसमें धीरे धीरे आप ये चीज देखते हैं, वैदिक संस्कृति में आप पढ़ेंगे कि आर्य स्त्रियों की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर थी। और वहीं से आप देखते हैं कि स्थिति बेहतर से एक डिक्लाइन की तरफ, एक उनके स्थिति में पतन की तरफ हम एक मोड़ देखते हैं, जहां स्त्रियों से उनके राजनीतिक अधिकार, उनके आर्थिक अधिकार, उनके सामाजिक अधिकार, उनके शिक्षा का अधिकार परंपरागत तौर पर छीन लिया गया था। तो कहाँ से हम वापस सुधार की बात कर रहे हैं, बड़े स्तर पर सुधार की बात कर रहे हैं, जिससे हम ये देख पा रहे हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है भारत में, अंग्रेजों के विरुद्ध जब हम आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी संख्या में स्त्रियों ने अपना योगदान दिया है। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें तो मुख्य परीक्षा में मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि स्त्रियों के प्रश्न के ऊपर कई सारे आपको वहां पे सवाल मिलेंगे। एक तो आपको यही वाला थीम मिलता है कि 19वीं शताब्दी में जो स्त्रियों का प्रश्न था उससे जुड़े मुद्दे क्या थे। सीधा प्रश्न पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में स्त्रियों से जुड़े मुद्दे क्या थे, उन प्रश्नों के ऊपर बात करने को कहा गया है। आपको इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे कि आयु, लिंग, धर्म की सीमा के परे स्त्रियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि गांधीवादी चरण में स्त्रियों का क्या योगदान रहा है। तो स्त्रियों का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी बनता है, और उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान की तरह देखा जाना चाहिए। ठीक है? तो जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हम यहाँ से चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। ये जो हमारा डिस्कशन होगा इसको हम कॉन्सेप्चुअल रखेंगे, कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए चीजों की, कि 19वीं शताब्दी में ही क्यों बात की जा रही है, कौन बात कर रहा है, किसके प्रश्न पर बात कर रहा है, किस तरीके से बदलाव लाने की बात कर रहा है। तो इन सारे पहलुओं पर हम अपने समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली एक बार जब चीजें समझ में आती हैं तो तथ्यों को हम उसमें धीरे धीरे फिल इन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रश्न है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 19वीं शताब्दी में क्यों, एक ये हमारा प्रश्न होगा। कौन कर रहा है इस बदलाव की बात, ये एक हमारा प्रश्न होगा। इसके ऊपर भी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है कि जो बदलाव करने वाले लोग हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज है, जैसे कि यंग बंगाल आंदोलन है, ठीक है, तो कौन चर्चा कर रहा है, किसका प्रश्न, जो प्रश्न है वो किसका प्रश्न है। ठीक है, माने कि मुद्दे, क्या मुद्दे हैं जो 19वीं शताब्दी में उठाए जा रहे हैं, और हल करने का साधन क्या है, इसकी बात भी हमें करनी होगी कि किस तरीके से बदलाव की बात की जा रही है।
अब जब बदलाव की बात की जा रही है तो वो एक आंदोलन की तरह से परिवर्तित हो जाता है। और उस आंदोलन की प्रकृति क्या रही, इस प्रकृति को भी हमको समझना आवश्यक है। और इसका क्या प्रभाव होगा आगे, ये चीज हमको ध्यान में रखना आवश्यक होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इन प्रश्नों की बात करते हैं और यहाँ पर कुछ शब्दावलियां भी होंगी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उन शब्दावलियों की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में स्त्रियों का प्रश्न। ठीक है, कई सारे मुद्दों के ऊपर प्रश्न उठाया गया था। देखिए, जब हम इस समय की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सुधार, सुधार किए जाने की बात हो रही है। किसकी स्थिति में सुधार किए जाने की बात होगी? जिसकी स्थिति खराब होगी। बहुत सिंपल सा जवाब है, जिसकी स्थिति खराब होगी उसी की स्थिति में सुधार किए जाने की बात होगी। जैसे कि इस समय अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात की जाएगी। जो निम्न जाति के लोग माने जाते थे, क्योंकि देखिए ये ऐसा समाज था जिसमें जातियों को उच्च जाति है, निम्न जाति है, इस तरीके से देखा गया है। इसलिए ही हम इस शब्दावली का ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। ये यहाँ पर कहने का आशय नहीं है कि किसी जाति के लोग निम्न है या उच्च हैं, ये समाज इस तरीके से देखता है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक और कैटेगरी होगी वो होगी अस्पृश्यों की कैटेगरी, जिनकी बात की जाएगी। तो इनके स्थिति में हम सुधार की बात प्राइमरीली करते हैं। कब करते हैं? 19वीं शताब्दी में करते हैं। क्या इसके पहले कभी सुधार की बात नहीं की गई? की गई है। कब की गई है? आप मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन, उस दौरान हम पढ़ते हैं कि यही सारे मुद्दों को उठाया गया था, मगर पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, तो ये समाज का हिस्सा बने रहे। और 19वीं शताब्दी में वापस इस प्रश्न को उठाया गया। 19वीं शताब्दी में भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलती है, 20वीं शताब्दी में भी ये चर्चा चलती रहेगी, वर्तमान समय में भी ये चर्चा चलती है। आज भी जब हम बात करते हैं तो कानूनी सुरक्षा भले ही हो, मगर सामाजिक स्तर पर जब हम इन वर्गों की बात करते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाना पूर्ण रूप से बाकी है। तो जो यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हो रहा है वो एक लंबे समय तक चलता रहेगा और वर्तमान में भी इनके इन लोगों की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी में ही क्यों, 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, 19वीं शताब्दी का मायने क्या हुआ, कालक्रम क्या होगा। ठीक है, तो हम 1800 से उठाएंगे 1900 तक की हम बात करेंगे, इस कालक्रम की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम 1800 की बात करें तो इस समय अगर हम देखें तो ब्रिटिश मजबूत हो चुके हैं। मजबूत कैसे हो चुके हैं? आप देखेंगे 1763 में उन्होंने हैदराबाद कर्नाटक वाले क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 1765 में उन्होंने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करा लिया था, जिसके तहत उन्होंने बंगाल की दीवानी ले ली थी, अवध में एक अधिकार ले लिया था, मुगल जो बादशाह है उसको अपना संरक्षण प्रदान कर दिया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1799 में उन्होंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को हरा करके मार दिया था, तो मैसूर के ऊपर भी उनका कब्जा हो चुका था। इस समय उनके पास मराठा बचे हुए थे जो मुख्य पावर हो सकते थे। और जब हम उत्तर में जाते हैं तो वहां पर महाराजा रणजीत सिंह आएंगे जो 1801 में अपने आप को महाराजा घोषित करेंगे। ठीक है, मराठाओं के साथ में भी हराना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। इसके बाद हम द्वितीय आंग्ल मराठा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, 19 में उनके ऊपर भी उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। तो अगर हम इस समय की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ब्रिटिश का राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो गया था। आर्थिक रूप से भी उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अगर आप बात करें परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था का तो 1793 में लागू कॉर्नवालिस ने कर दिया है। कॉर्नवालिस ही ऐसा व्यक्ति है
जो थानों की स्थापना कर रहा है, कि थाने बना रहा है, पुलिस व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, तो प्रशासनिक रूप से भी इन लोग की मजबूती सुनिश्चित हो चुकी है। तो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ताकत है, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रशासनिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण ताकत ब्रिटिश बन चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पर फिर हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट का आना। तो 1813 का चार्टर एक्ट आता है, और उसके तहत इन्होंने ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रसार की इजाजत दे दी थी। उसी के साथ साथ इन्होंने ये कहा था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। वो खर्च किसके द्वारा वहन किया जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहन किया जाएगा। और उसके परिणाम स्वरूप 1835 में हम मैकॉले मिनट और भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ देखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें साइड में चल रही हैं। ये बताने का मतलब क्या है कि 19वीं शताब्दी में स्थिति क्या है, वो चीज आपको समझ में आए। ब्रिटिश राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। ब्रिटिश सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि उनको राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक मजबूती उन्होंने अपनी सुनिश्चित कर ली है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि 19वीं शताब्दी में ही क्यों। एक पक्ष उसका ब्रिटिश का भी है। देखिए, 3 पक्ष होंगे। एक तो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, वो कुरीतियां पहले भी थी, वो 19वीं शताब्दी में भी हैं। ठीक है। जो हस्तक्षेप करने वाली ताकतें होंगी वो 2 होंगी। जो शिक्षित वर्ग होगा, शिक्षित मध्यम वर्ग भारत का होगा, वो होगा। और दूसरा हस्तक्षेप करने वाला जो शक्ति है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप 19वीं शताब्दी में ही क्यों कर रही है? इन कारणों से कर रही है, क्योंकि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक रूप से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर मजबूत बना लिया है। और अब वो इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि भारत की संस्कृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि जो भारतीय वर्ग आएगा वो क्यों करेगा, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, भद्र लोक। तो भद्र लोक के लोग कौन हैं? ये वो पुरुष हैं। जब हम सुधार की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात हो रही है, लेकिन सुधार की बात करने वाले लोग कौन हैं? मुख्यतया उच्च वर्ण के पुरुष जो थे वो सुधार की बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये लोग कौन है? पश्चिमी शिक्षा प्राप्त लोग हैं, जिनको तर्क समझ में आता है, जिनको मानवता समझ में आती है। ठीक है। तो ये पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का एक युवा वर्ग होगा, जो कि तार्किकता की भावना में यकीन रखेगा, जो कि मानवतावाद में यकीन रखेगा। ठीक है। तो जब हम पश्चिमी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें तर्क, मानवता, ये चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक ऐसा वर्ग है जो कि उसी शिक्षा व्यवस्था से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और इसके वजह से उसमें इस तरह के विचार आएंगे। क्लियर है ये? तो 19वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश के पार्ट पे क्यों और भद्रलोक के पार्ट पे क्यों? आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है। कि पश्चिमी शिक्षा का भी प्रभाव होगा, ब्रिटिश की मजबूती का भी प्रभाव होगा। इसके साथ साथ क्या अन्य भी कारक हो सकते हैं? यहां पर हम बात कर सकते हैं, एक होगा ब्रिटिश की मजबूती और उसके वजह से उनका सांस्कृतिक हस्तक्षेप। दूसरे कारण की हम बात कर सकते हैं पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। अब पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से क्या हुआ? तर्क, मानवतावाद, इस तरह के विचार प्रभावी होंगे। किसमें होंगे? भद्रलोक में होंगे। ये भद्रलोक है कौन? ये भद्रलोक जो है वो उच्च वर्ण के पुरुषों का एक समूह है, जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त है। ठीक है। इसके साथ साथ और चीजें क्या होंगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है प्रेस। जब हम बात कर रहे हैं स्त्रियों की स्थिति का, हर चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाता है कि भाई ये तो परंपरा का हिस्सा है, इसी तरीके से चीजें होती आ रही हैं। तो उस पर आप प्रश्न कैसे उठाएंगे? एक तरीका हो सकता है कि भाई आप रैडिकल हो जाएं, आप ये कह दें कि नहीं नहीं ये तो पूरी तरह से गलत है। अब समाज में जो
उग्र तरीके से विरोध होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से उसको लिया नहीं जाता है। अगर एक व्यक्ति ही बहुत उग्र बदलाव की, उग्र सुधार की बात कर रहा है और ये कह रहा है नहीं ये पूर्ण रूप से गलत है, तो ज्यादा संभावना है कि उसी व्यक्ति पे लोग प्रश्न उठा देंगे। ठीक है। तो इन लोगों ने इनिशियली क्या तरीका अपनाया, उन्हीं परंपराओं की छानबीन करते हैं जिन परंपराओं के आधार पर ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। तो उन परंपराओं की छानबीन करने के लिए धार्मिक ग्रंथों की उपलब्धता होनी चाहिए। और वो उपलब्धता कहाँ से आएगी? प्रेस। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और प्रिंटिंग प्रेस विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में फैलेगा, तो प्रिंटिंग प्रेस के कारण कम कीमत पर ज्यादा संख्या में धार्मिक ग्रंथों की उपलब्धता धार्मिक हाथों से छूट करके पढ़े लिखे लोगों के हाथ में भी आ जाएगी। कि पहले जो धार्मिक ग्रंथ है उसके ऊपर एकाधिकार होगा किसका? जो धार्मिक गुरु होंगे उनका। धीरे धीरे क्या होगा कि प्रेस आ गया भाई, एक प्रति छप गई, उसकी कई प्रतियां आपने छाप ली, तो जिसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है वो लेकर पढ़ सकता है, जिसको भी पढ़ना आता है वो लेकर के पढ़ सकता है। तो प्रेस से भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान हमको देखने के लिए मिलता है कि 19वीं शताब्दी में जो ये धार्मिक ग्रंथ है उनकी उपलब्धता ज्यादा सुनिश्चित कराई जा सकी थी। और एक पढ़ा लिखा वर्ग क्योंकि मौजूद है तो वो पढ़ पा रहा है उन चीजों को, और उन चीजों को तार्किकता के आधार पर देखने का प्रयास भी कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ आएगा दर्शन का प्रभाव। दर्शन का क्या प्रभाव होगा? अब यहाँ पर जो कई सारे दार्शनिक थे, जैसे स्कॉटिश एक दार्शनिक है, उसने क्या कहा कि कोई भी समाज उतना ही सभ्य है जैसी उस समाज में स्त्रियों की स्थिति है। तो अगर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है तो वो सभ्य समाज है, अगर खराब है तो वो असभ्य बर्बर समाज है। इस तरीके का दर्शन पॉपुलर हुआ। अब ब्रिटिश जो है, अगर आप उनके यहाँ भी स्त्रियों की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको एक जस्टिफिकेशन चाहिए था भारत पे रूल करने का, और अलग अलग तरीके का उन्होंने जस्टिफिकेशन यूज किया है। उसी में से एक जस्टिफिकेशन था व्हाइट मैन्स बर्डन, कि जो श्वेत पुरुष हैं उनके ऊपर एक बोझ है कि वो बर्बर लोगों को सभ्य बनाए। तो उनके यहाँ की जो चीजें हैं उसमें भी आपको बर्बरता दिखाई देगी, परंतु वो एक जस्टिफिकेशन की तरह प्रयोग क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, तुम बहुत बर्बर हो, तो हम तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं ताकि हम तुमको सभ्य बना सके। ठीक है। तो इस तरीके का जस्टिफिकेशन वो लेकर के आते हैं। अब होगा क्या भाई, हमारे समाज में स्थिति तो खराब थी, तो जब स्थिति खराब है तो उस स्थिति को सुधारने की एक प्रेरणा यहाँ से भी आएगी कि भाई इस तरीके का जब माहौल होता है जहाँ ऐसे चीजों पे प्रश्न उठाया जाए तो हम उसको सुधारने का प्रयास ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो जो भी परिस्थितियां बन रही हैं अलग अलग पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में, वो अनुकूल बन रही हैं किस चीज के लिए? सुधार के लिए। ठीक है। तो सुधार के लिए अनुकूल परिस्थितियां 19वीं शताब्दी में तैयार होती हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया 19वीं शताब्दी में ही क्यों। जब हम सुधार की बात करते हैं तो उसमें दो टर्म्स आएंगे। एक टर्म आएगा पश्चिमीकरण और एक टर्म आएगा आधुनिकीकरण। क्या अंतर है इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों शब्दावलियों में? क्या दोनों के मायने एक ही हैं? जब हम पश्चिमीकरण कहते हैं तो पश्चिमीकरण का मायने ये है कि पश्चिम की संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लेना। ठीक है। वो हो गया पश्चिमीकरण। तो उनका पहनावा हो गया, उनका बोलचाल हो गया, उनका खान पान हो गया, खान पान के तौर तरीके हो गए, जीवन शैली के अलग अलग पहलू हो गए, उसको अपना लिया जाना पश्चिमीकरण होगा। आधुनिकीकरण क्या होगा कि उनके संस्कृति में जो तार्किक पहलू मौजूद हैं उन तार्किक पहलुओं को अपनाना। तो कोई व्यक्ति जो परंपरागत जीवन शैली को अपना रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर परंपरागत कपड़े पहन रहे हैं, परंपरागत भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, परंपरागत तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, तो भी उनके विचार आधुनिक हो सकते हैं। ठीक है। तो वो पश्चिमीकरण के प्रभाव में नहीं है, लेकिन वो आधुनिक व्यक्ति है।
वो ये मानते हैं कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, वो ये मानते हैं कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर सबको उपलब्ध होने चाहिए। तो वो व्यक्ति आधुनिक हुआ। अब वो परंपरागत कपड़ों को भी पहन सकते हैं, परंपरागत भोज्य पदार्थ भी खा सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी खा सकते हैं। ठीक है। जब हम पश्चिमीकरण की बात कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से पश्चिम की जीवन शैली, पश्चिम का जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको अपना लिया जाना। तो दोनों में एक फर्क है। एक पश्चिमीकरण के प्रभाव का व्यक्ति भी रूढ़िवादी हो सकता है और परंपरागत जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति भी आधुनिक हो सकता है। ठीक है। तो ये फर्क हमको समझना है कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण एक मायने नहीं रखता है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर हम जो चर्चा देखेंगे, हम वो चर्चा देखेंगे आधुनिकीकरण के संदर्भ में। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पश्चिमी संस्कृति को अपनाएंगे, वो उनका अपना आइडिया है, वो उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है। लेकिन जो चर्चा होगी वो किस संदर्भ में होगी? आधुनिक होने के संदर्भ में होगी। ठीक है। यहाँ दो तरीके का हमको आंदोलन में भी ट्रेंड दिखाई देता है। ये सारी शब्दावलियां हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए। एक होते हैं सुधारवादी और दूसरे होते हैं पुनरुत्थानवादी। तो सुधारवादी कौन से लोग होंगे? जो तर्क के आधार पर सामाजिक बुराइयों में सुधार का प्रयास करेंगे, वो लोग होंगे सुधारवादी। जरूरी नहीं है कि उनका धर्म से बहुत कुछ लेना देना हो। तो वो धर्म में ये कहेंगे कि भाई अलग अलग धर्मों के पहलुओं को भी हमको अपनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है राजा राम मोहन रॉय, वो ये बोलेंगे हर धर्म में अच्छी चीजें मौजूद हैं। तो वो धर्म के सार्वभौमिकता की बात करेंगे, यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता की बात वहां पर वो करेंगे। तो सुधार की बात कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? तर्क के आधार पर कर रहे हैं। जब धर्म का प्रश्न आता है तो वो क्या बोलेंगे कि हर धर्म में अच्छी चीजें मौजूद हैं, हर धर्म में सार्वभौमिक चीजें मौजूद हैं। ठीक है। जो पुनरुत्थानवादी होंगे वो क्या बात करेंगे? सुधार की बात वो भी करेंगे, मगर वो क्या कहेंगे कि तर्क के ऊपर पश्चिमी लोगों का एक अधिकार नहीं है। हमारा जो धर्म है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें भी तर्क उपस्थित है, तो हमें हमेशा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाना है? तो वो ये बात करने लग जाएंगे कि हमको धार्मिक पुनरुत्थान की भी आवश्यकता है, कि तर्क जो है वो हमारे धर्म में, हमारे जीवन शैली में उपस्थित था, धीरे धीरे कुछ कारणों के वजह से वो खत्म होता चला गया या उसमें परेशानियां आती चली गई, और हमको उस स्वर्णिम चीज का पुनरुत्थान वापस करना है। ठीक है। तो पुनरुत्थानवादियों में क्या होगा कि वो प्राचीन सभ्यता के पुनरुत्थान की बात भी करेंगे। अब इसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी होंगी जो हम चीज देखेंगे। जब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई स्वर्णिम सभ्यता थी तो किसने खत्म कर दिया? किसी एक के ऊपर ऐतिहासिक ब्लेम आ जाएगा, तो वहां हम और तुम की बात आ जाएगी, तो वहां जो एकता है उस एकता में विखंडन भी आएगा। ठीक है। तो इसके साथ कुछ तो पॉजिटिव पहलू भी मौजूद होंगे और कुछ नकारात्मक पहलू भी मौजूद होंगे। ठीक है। हमको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है, सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी में हमको ये ध्यान रखना है कि वो स्वर्णिम इतिहास के, धर्म के बेहतर पक्षों के पुनरुत्थान की बात भी करेंगे। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो जाएगा कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, कि हमारी और हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो ब्रिटिश ये कह रहे हैं कि तुम जो हो बर्बर हो, तुम लोग पिछड़े हुए हो, तुम सपेरों का देश हो, वो सारी चीजों के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति प्राचीन है और काफी बेहतर रही है। नकारात्मक उसका प्रभाव क्या होगा कि वहां पर ये होने लग जाएगा कि अगर अच्छी थी तो खराब कैसे हो गई, तो किसने खराब कर दिया, इस तरीके का ब्लेम आ जाएगा। हम तार्किक रूप से अपने पास्ट को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे नहीं सब कुछ अच्छा था। जब हम देखते हैं हर समाज में कुछ अच्छी चीजें मौजूद होती हैं, कुछ खराब चीजें मौजूद होती हैं। अगर हम ये कहने लग जाएं कि नहीं ये स्वर्णिम युग है, तो हम खराब चीजों को देखने से मना कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं भी वहां पर आएंगी। तो ये सारी चीजें हमारे 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का हिस्सा रहा। क्लैरिटी है इतने में? चलें अब आते हैं कि किसके सुधार की बात की जाएगी।
तो मुख्य रूप से हम इन 3 वर्गों की बात करते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात की जाएगी, स्त्रियों का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा, दूसरी बात की जाएगी निम्न जाति के जो लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जाए, तीसरी बात की जाएगी अस्पृश्यों की स्थिति में सुधार किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझिएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या हम बात करें, जब हम स्त्रियों की स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं तो स्त्रियों के जीवन में क्या समस्याएं थी जिसके सुधार की बात करेंगे। इन जनरल सोचिए कि जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो एक स्त्री के जीवन में क्या क्या कठिनाई होती है। जो ऐसा समाज जो कि पक्षपातपूर्ण है, ऐसा समाज जो कि काफी ज्यादा पितृसत्तात्मक है, पहली चीज कि वो स्त्री का जन्म ही नहीं चाहेगा कि बेटी पैदा हो ही ना, बेटे पैदा होने चाहिए। तो ऐसे समाज में एक समस्या होगी कन्या शिशु हत्या की, क्योंकि ये चीज नहीं डिटरमाइन किया जा सकेगा कि भ्रूण हत्या कब होगी, जब ये पता लगाया जा सके कि गर्भ में बेटी है या बेटा है। जब तक उस तरह की तकनीक नहीं आई होगी वहां पे कब हत्या की जाएगी, पैदा हो जाने के बाद। तो कन्या शिशु हत्या ये एक मेजर समस्या होगी। अब अगर वो किसी तरीके से जिंदा बच भी जाए, अगर हत्या नहीं हुई तो क्या होगा, अलग अलग तरीके से भेदभाव होगा उसके साथ, शिक्षा का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से जो शिक्षा, एक तो ये है कि भाई बड़े स्तर पर शिक्षा मौजूद ही नहीं है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं पा रहा है, जो कर भी पा रहे हैं वो लड़कों की शिक्षा को फेवर करेंगे ना कि लड़कियों की शिक्षा फेवर करेंगे, तो वो यहाँ पर एक समस्या होगी अशिक्षा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करेंगे कि लड़कियों को ये मानेंगे कि भाई बोझ है तो इसकी बचपन में ही शादी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या क्या हो जाएगी, बाल विवाह समस्या हो जाएगी। और बाल विवाह के साथ साथ एक और समस्या क्या होगी, बेमेल विवाह समस्या हो जाएगी कि बच्ची छोटी सी है और बड़े पुरुष के साथ में उसकी शादी कर दी, वो भी समस्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेमेल विवाह इनके लिए समस्या हो जाएगी। उसके बाद से क्या करेंगे, अगर बेमेल विवाह हुआ है, बहुत ज्यादा संभावना है कि उसका जो पार्टनर है उसकी मृत्यु पहले हो जाए। अब ऐसे में क्या होगा, सती कि जो लड़की है उसको जला दो। सती प्रथा इस समाज में एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि अगर उसके पार्टनर की, उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता पर उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाए, तो सती प्रथा समस्या होगी। अगर कोई स्त्री जीवित बच जाती है तो विधवाओं की जो स्थिति होगी वो बहुत ज्यादा दयनीय होगी। तो विधवाओं की स्थिति वो काफी ज्यादा यहाँ पर दयनीय हो जाएगी। तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स में जब देखते हैं, एक स्त्री के जीवन को जब हम देख रहे हैं, 19वीं शताब्दी में खास करके देख रहे हैं, तो उसके जीवन में कई सारी समस्याएं मौजूद हैं। और ये जो समाज है ये पितृसत्तात्मक समाज है, तो अगर हम इन सब चीजों की बात करें कि भाई उत्तराधिकार का अधिकार दे दो लड़कियों को, ये सब तो ऐसे भी नहीं है। ये सब तो अगर वर्तमान समय में भी आप देखें तो कानूनी अधिकार होने के बावजूद सामाजिक तौर पर इस चीज को हेय दृष्टि से देखा जाता है, अगर कोई लड़की अपना उत्तराधिकार का अधिकार मांगे तो। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं अगर अब बड़ी समस्या है सामाजिक तौर से, तो इस वक्त तो क्या ही रहा होगा, इस वक्त तो कानूनी तौर पे भी नहीं है अधिकार। तो उत्तराधिकार हो गया नहीं है। यहाँ पर एक और समस्या हम देखते हैं, बहुविवाह। तो एक पुरुष जो है वो एक समय में कई स्त्रियों से एक साथ विवाह कर सकता था। ये सब अगर आप हिंदू समाज की भी बात करें तो हिंदू कोड बिल के साथ गैर कानूनी होगा वो। तब तक एक पुरुष को एक साथ कई स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार था। अब उस समाज में आप घर में भी सोचें कि स्त्री की स्थिति क्या होगी, वो तो एक दूसरे के साथ ही लड़ती रहेंगी कि किसको ज्यादा रिसोर्सेज मिले, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसके ऊपर अधिकार पुरुष का है। तो जो स्त्री पुरुष के ज्यादा करीब होगी उसको तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो सारी समस्याएं हैं वो स्त्रियों की स्थिति को काफी ज्यादा विकट बनाएंगी। ठीक है, और इन्हीं समस्याओं को सुधारने का एक प्रयास
किया जाएगा। तुरंत ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा, एक बहुत लंबा दौर चलेगा। बहुत लंबा दौर क्यों चलेगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें समाज में लोगों के जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थी। हम किसी चीज़ को एक्सटर्नली प्रश्न उठाएँ अगर, तो वो ज़्यादा आसान होता है। जो चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा हैं, जिस चीज़ों के साथ हम बड़े हो रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ हमारा पालन-पोषण हो रहा है, वो तो हमको नॉर्मल लगने लग जाता है कि भई ऐसे ही तो होता है। उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न उठाए, तो उसका समाधान करना ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसीलिए हम देखेंगे कि एक बहुत लंबा दौर चलेगा जिसमें हम देखते हैं धीरे-धीरे क्रमिक तौर पर स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होती है। ठीक है? तो ये समस्याएँ हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं। दूसरा हमारा जो चर्चा का विषय होगा वो ये है, महिलाओं की स्थिति। उसी से जुड़े हुए ये जो सारे हिस्से हैं हम यही बात कर रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में ही बात क्यों कर रहे हैं? स्त्रियों से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या था? किस तरीके के सुधार आंदोलन है? तो हमने बात किया सुधारवादी भी है, पुनरुत्थानवादी भी है, भद्रलोक इसकी बात कर रहा है, ये बात हमने की। वही लोग जो हैं वो निम्न जाति के लोगों के स्थिति में भी सुधार की बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात करेंगे? भेदभाव, कि इन लोगों के साथ जो भेदभाव होता है जातिगत आधार पर, उस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है? ये बात करेंगे। क्या जाति प्रथा के उन्मूलन की बात करेंगे, उसको समाप्त करने की बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अभी उसको हम एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा देते हैं, वो चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर कभी। ठीक है? तो यहाँ ये कहेंगे कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहेंगे भद्रलोक, भद्रलोक कौन है? उच्च वर्ण के पुरुष, जो कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त पुरुष हैं। वो ये चीज़ नहीं कहेंगे कि जाति प्रथा का उन्मूलन हो जाना चाहिए। वो ये कहेंगे जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। वो ये कहेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए। अस्पृश्यता क्या है? समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके साथ में भेदभाव का स्तर ये था कि उसको ये कहा जाता था कि भाई तुम ये बसावट से अलग रहोगे, तुम हमारे समाज में आ नहीं सकते, हमारे जगह आकर उठ बैठ नहीं सकते, एक कुएं का प्रयोग नहीं कर सकते। इस स्तर का भेदभाव उनके साथ में किया जाता था। और अगर आप प्राचीन ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, आपको इस तरह के डिटेल्स मिलेंगे जहां पर यह कहा जाता था कि अगर आप गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो एंट्री अनाउंस करनी होगी, कि उसकी छाया भी किसी के ऊपर ना पड़े। तो इतना ज्यादा बड़े स्तर का सामाजिक बहिष्कार हमको देखने के लिए मिलता है अस्पृश्यों के साथ में। और जब हम अस्पृश्यों की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थिति में यहाँ पर यह कहा जाएगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये चीज हम देखते हैं, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, निम्न जातियों के साथ भेदभाव की समाप्ति और अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये मुद्दे होंगे। और इन मुद्दों का सल्यूशन सुधार, सुधार, उन्मूलन, ये होगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें साधन, यहाँ हमने इस प्रश्न की बात कर ली, इस प्रश्न की बात कर ली, किसका प्रश्न क्या मुद्दे थे वो बात कर लिया। प्रकृति हमने बात कर लिया कि सुधारवादी है, पुनरुत्थानवादी है। प्रभाव क्या है? सुधार होगा। और हमने जो बात किया कि पुनरुत्थानवादी से कुछ समस्याएं भी पैदा होंगी। ठीक है? अब बात करते हैं साधन, कि सुधार का साधन क्या होना चाहिए। तो साधन के ऊपर दो तरह की बात होगी। एक बात होगी कानून और एक बात होगी शिक्षा। एक वर्ग होगा जो ये कहेगा कि कानून लाया जाना चाहिए, तुरंत प्रभाव से कानून लाया जाना चाहिए, ताकि जो ये समस्याएं हैं उन समस्याओं का कानूनी निराकरण हो सके। इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं साधन की, तो कानून और शिक्षा क्यों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ना कि अलग अलग उसको देखा जाना चाहिए। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो ये डेटा के आधार पर आप देखेंगे कि हर दूसरी जो लड़की होती है वो यौन उत्पीड़न का शिकार किसी न किसी रूप में रही है। बहुत बड़ी समस्या है। आज अगर ना सिर्फ हम भारत की बल्कि वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो ये स्त्रियों के केस में समस्या है, और कई सारे पुरुषों के साथ भी समस्या है। वो तो और समस्याजनक है कि उस पर उतनी बात भी नहीं होती है। ठीक है? तो ये समस्या बहुत
बड़ी है। अब अगर हम ये कहें कि सबको शिक्षा प्रदान करके सेंसिटाइज किया जाए पहले, तो एक बहुत लंबा समय लगेगा। शिक्षा प्रदान करना और सेंसिटाइज करना, लोगों को उस चीज के प्रति सेंसिटिव बनाना एक बहुत आवश्यक प्रयास है। जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक पूर्ण रूप से समाज से ये समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। लेकिन इसको करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो तब तक हम क्या करें? तब तक के लिए हमको क्या करना होगा? कानून लाना होगा कि भाई अगर कानून होगा तभी तो उसको अपराध माना जाएगा। तभी तो अगर कोई उस तरीके का जुर्म कर रहा है, उस तरीके का अपराध कर रहा है, तो हम उसको कानूनी तौर पे सजा दिला पाएंगे। अब कानून आने से भी समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी, क्योंकि उस कानून की जानकारी, उदाहरण के तौर पे विशाखा जजमेंट है, पॉश एक्ट है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उन चीजों की जानकारी तो एक्सपेक्ट करना काफी बड़ी बात है अभी के दौर में। ठीक है, तो अगर कानून है भी तो उस कानून की जानकारी किनको है, उस कानून का प्रयोग कौन कर पाएगा, ये चीज भी शिक्षा से सुनिश्चित होगा। लेकिन पहला जो कदम होगा वो कदम किस दिशा में होगा? कानून लाने की दिशा में होगा कि तत्काल प्रभाव से उस चीज को अपराध घोषित किया जा सके, तत्काल प्रभाव से उस चीज को गैर कानूनी घोषित किया जा सके। और उसके साथ साथ शिक्षा के साधन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जो अमानवीय व्यवहार है, ये उस अमानवीय व्यवहार के बारे में समझ में आए, उनको ये समझ में आए कि इस कानून का महत्व और कानून का प्रयोग क्या है। तो जब हम साधन की बात करते हैं तो दोनों साधनों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। सामाजिक सुधार के लिए कानून, और उसके साथ साथ शिक्षा के साधन से लोगों में सेंसिटिविटी, लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है, और ये दोनों प्रयास हमको यहाँ 19वीं शताब्दी में दिखाई देते हैं कि जो यहाँ पे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो लोग कानून की भी बात करेंगे, वो लोग शिक्षा की भी बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जो ये चीज कह रहे थे कि सिर्फ शिक्षा से हमको ये बदलाव करना चाहिए। क्यों शिक्षा से ये बदलाव करना चाहिए? क्योंकि कानून तो ब्रिटिश लेकर आएंगे, सरकार तो ब्रिटिश की है, और वो लोग एंटी ब्रिटिश थे, वो लोग ब्रिटिश विरोधी थे। तो उनका आइडिया क्या होगा कि ब्रिटिश होते कौन है? हमारे परंपराओं में हस्तक्षेप करने वाले। हमें सुधार करना है, परंतु वो सुधार हम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इस समय हमको दिखाई देती हैं कि बदलाव सब चाहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई स्त्री को जला दो, जो समझदार लोग होंगे। ऑफ कोर्स जला तो रहे ही थे लोग, तभी तो ये समस्या थी। तो जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे कि इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। कुछ जो होंगे वो कानून और शिक्षा दोनों के पक्ष में होंगे, कुछ जो होंगे वो ये कहेंगे कि शिक्षा के द्वारा इस चीज को ठीक किया जाना चाहिए, जागरूकता फैलाकर इस चीज को ठीक किया जाना चाहिए। तो साधन समझ में आया? साधन क्या है? कानून और शिक्षा, और दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलें अब हम आते हैं इन चीजों के ऊपर क्या महत्वपूर्ण कानून बनते हैं, उनकी बात हम करते हैं और किस तरीके से इसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बार यहाँ देखते हैं। अभी जो हम कानून की बात करेंगे, कन्या शिशु हत्या पर कानून आया है 1804 और 5 में। बंगाल का जो क्षेत्र है वहां कानूनी तौर पर इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, तो वो चीज होता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा महत्वपूर्ण क्या क्या है? सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, और ये जो विवाह वाला आयु है इसको बढ़ाया जाना। ठीक है, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी कब अनाउंस हुई है? 1924। ठीक है, तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं लोगों को पता भी नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट करती है। तो हमारे इतिहास का सबसे प्राचीन हिस्सा इनके लिए क्या होगा? अभी अगर हम 19वीं शताब्दी में खड़े हैं, वैदिक संस्कृति। जो इनके लिए सबसे प्राचीनतम इतिहास हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक संस्कृति। तो ये कहां वापस जाएंगे? वेद।
परंपराओं को समझने के लिए ये वापस जाएंगे वेदों के ऊपर, इनका जस्टिफिकेशन वहां से आएगा। और जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, आर्य स्त्रियों की स्थिति स्पेसिफिकली अच्छी थी। हम दास स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, आर्य स्त्रियों की अगर हम बात करें तो आइडिया क्या आएगा, उनको शिक्षा का अधिकार था, उनको राजनीतिक अधिकार था कि वो सभा का विदर्भ का हिस्सा हो सकती थी, उन्हें सामाजिक अधिकार था कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। जब हम वैदिक संस्कृति देखते हैं तो उसमें सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो सती प्रथा वहां पे नहीं है। और वहां पे है क्या, नियोग। नियोग क्या है, नियोग जो है वो विधवा पुनर्विवाह के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। तो नियोग का मायने क्या है कि ये एक प्रथा होती थी जिसमें अगर कोई स्त्री है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो चिता पर उसके साथ जा करके लेटेगी, परंतु उस पुरुष का जो सबसे करीबी मेल किन है, पुरुष संबंधी है, वो जाएगा, वो स्त्री को उस चिता से उठा करके ले आएगा और उसके साथ में विवाह करेगा। तो सांकेतिक रूप से उस स्त्री के पुराने वैवाहिक जीवन की समाप्ति हो गई और नया उसका वैवाहिक जीवन प्रारंभ होगा। ज्यादातर केसेस में वो देवर हुआ करता था कि जो सबसे नजदीकी मेल संबंधी उसका है, अगर देवर नहीं है तो उसके बाद का जो नजदीकी पुरुष संबंधी होगा वो उसको लेकर के आएगा। इस प्रथा को हम क्या कहते थे, नियोग। ये प्रथा क्या चीज का समर्थन कर रही है, विधवा पुनर्विवाह। तो यहाँ आइडिया क्या होगा कि ये लोग जो पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे, जो वेदों को पढ़ेंगे, जो प्राचीन भारतीय परंपराओं को पढ़ेंगे, वो क्या आर्ग्यूमेंट देंगे। इसीलिए हमने प्रेस की बात की कि पहले उपलब्ध तो होना चाहिए वो धार्मिक ग्रंथ, तब तो उसको पढ़ पाएंगे। तो वो पढ़ के क्या बात करेंगे कि भाई हमारी प्राचीन संस्कृति में तो सती प्रथा नहीं थी, तो इसलिए सती नहीं होनी चाहिए। हमारे प्राचीन जो प्रथा है वहां पर नियोग था, तो विधवा पुनर्विवाह अलाउड होना चाहिए। ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक स्कॉलर ने ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा क्रिटिकल होकर के दिया है कि विमेन बिकेम द ग्राउंड ऑन विच ट्रेडिशन वाज कंटेस्टेड। मायने क्या हुआ कि औरतें वो जमीन बन जाती हैं जिसके ऊपर परंपराओं की लड़ाई लड़ी गई कि भाई हमारी परंपरा क्या थी क्या नहीं थी। तो यहाँ पर वो ये क्रिटिसिज्म करने का प्रयास कर रही हैं जो वो स्कॉलर हैं कि अगर हमारी परंपरा का हिस्सा ये रहा होता तो क्या सती गलत नहीं था, तो क्या विधवा पुनर्विवाह अलाउड नहीं होना चाहिए, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन खैर हमको इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की भी आवश्यकता है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में इन चीजों के ऊपर प्रश्न उठाना शायद परंपराओं का सहारा लेकर के ज्यादा संभव था। अगर बहुत रैडिकल होकर के बात की जाए तो बहुत रैडिकल होने से प्रभावी बदलाव तुरंत नहीं आते हैं और उसके प्रति लोग जो हैं वो ज्यादा विक्षोभ की दृष्टि रखेंगे, लोग ज्यादा उग्र भी हो जाएंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। और वही चीज हम यंग बंगाल आंदोलन में देखते हैं कि वहां पे जो डेराजियो करके प्रोफेसर है वो बहुत ही रेडिकल है और उसको यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया कि ये क्या पढ़ा रहा है। बातें ठीक कर रहे हैं अगर, तो भी अगर बहुत रेडिकल तरीके से बात कर रहे हैं तो वहां पर एक रिएक्शन आएगा, एक बैकलैश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परंपराओं के आधार पर, परंपराओं को आधार बना करके इन कुरीतियों पर प्रश्न उठाया गया। तो अगर वेदों से परंपराओं का उदाहरण दिया जा रहा है तो वेद में ही तो वर्ण व्यवस्था है। वेद ही अगर वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो क्या वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की बात करेंगे। फिर तो ये हो जाएगा कि भाई यहाँ तो आप उसका उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए। तो इसीलिए जब आप देखेंगे, इसीलिए हमने ये चीज कहा, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तो आपको कहीं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी ऐसे लोग होंगे जो वेदों से रेफरेंस लेंगे वो हमेशा इस भेदभाव को समाप्त करने की बात करेंगे और स्त्रियों की स्थिति सुधारने की बात करेंगे, और क्योंकि अस्पृश्यता वहां नहीं है तो उसके उन्मूलन की बात करेंगे। ऐसा वर्ग जो कि वेदों पर ही प्रश्न उठा देगा वो कहेगा वर्ण व्यवस्था का खंडन होना चाहिए, जैसे ज्योतिबा फुले, जैसे भीमराव अंबेडकर, जैसे पेरियर। तो जब ये लोग आएंगे तो ये लोग बात करेंगे कि नहीं भाई वर्ण व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहिए, जाति व्यवस्था का भी उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिटी कॉन्सेप्चुअली किस चीज की रखनी है कि कौन वेदों को आधार बना करके आर्ग्यूमेंट
दे रहा है। जो भी वेदों को आधार बना करके आर्ग्यूमेंट देंगे, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, या दयानंद सरस्वती जिन्होंने ये नारा ही दिया है वेदों की ओर लौटो, तो ये सारे लोग सुधार की बात करेंगे, उन्मूलन की बात सिर्फ अस्पृश्यता की करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ये कहेंगे जातिगत भेदभाव होना चाहिए, उस चीज के खिलाफ वो भी हैं, मगर जाति प्रथा के, वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन की बात नहीं करेंगे। क्लैरिटी है इस पॉइंट पे? तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन किस परंपरा को आधार बनाकर सुधार की बात कर रहा है। चले अब आते हैं कि क्या यहाँ पर कानून आए, जो प्रमुख कानून है उन प्रमुख कानूनों की बात हम करते हैं। जो एक कानून आएगा सती प्रथा उन्मूलन कानून, तो 1829 में आया और 1830 में, 1829 में जो आया वो बंगाल प्रांत में लागू हुआ था, 1830 में इसको बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था। तो अगर आप ये दो डेट्स देखें तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां 29 लिखा है वो बंगाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जहां 30 लिखा है वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रांत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक, तो सती प्रथा उन्मूलन कानून आया। सती प्रथा उन्मूलन कानून में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है वो है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो स्त्रियों की स्थिति में सुधार की बात करते हैं और सती प्रथा के मुखर विरोधी ये हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज के लिए प्रेशराइज करेंगे कि भाई आपको कानूनी हस्तक्षेप करना चाहिए और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं कि इनके लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा उन्मूलन कानून आता है। ठीक है, अब सती प्रथा उन्मूलन कानून का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी स्त्री को जबरदस्ती सती प्रथा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो वो कानूनी सहायता ले सकती है। जब तक गैर कानूनी ही नहीं था तब तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तब तक तो परंपरा के नाम पर उसको वो करने के लिए मजबूर किया जाता रहेगा। तो कानूनी हस्तक्षेप का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि अगर किसी स्त्री के साथ ऐसी जबरदस्ती हो रही है, और जनरली अगर आप सोच के इसको देखें इंसानी तौर पर भी हमारा हाथ जल जाता है हल्का सा तो हम लोग कितने ज्यादा तकलीफ में होते हैं, और किसी जीवित व्यक्ति को पूरी तरह से आग में जला देना तो ज्यादातर केसेस में तो जबरदस्ती ही रही होगी अगर हम उसको ऐसे समझें। तो यहाँ क्या है कि एक कानूनी सहारा है कि आप वहां पर जाकर के, या कोई भी अगर व्यक्ति उसके खिलाफ कंप्लेन कर दे तो जो लोग सती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी अभियोग चलाया जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे में कैसे करेंगे, तो कर सकते हैं। ठीक है, कानूनी नहीं, वो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में आएगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आप देखेंगे कानूनी तौर पे उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया, सती या जौहर के ग्लोरीफाई करने को गैर कानूनी माना गया, और उसके बावजूद भी आपको केसेस देखने के लिए मिलेंगे। एक राजस्थान में राजकंवर करके महिला है, उसका केस हुआ था कि वो 16-17 साल की बच्ची है जिसको सती करवाया गया था। तो धीरे धीरे करके और स्ट्रिक्ट होता जाएगा कानून। ठीक है, तो ये चीजें हमको यहाँ पे देखने, जब शुरुआत होगी तो वो एक कदम है, पहला कदम है उस दिशा में। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमको यहाँ पर कानून देखने के लिए मिलता है। अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो ये अन्य पहलुओं की भी बात करते हैं। ये कन्या शिशु हत्या के विरोध में है, ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में है। सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में होंगे ही। इसके साथ साथ ये भी बात करते थे कि भारतीयों को प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए, उनको बड़े स्तर पे वहां शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय जो लोग हैं उनके पक्ष में आर्थिक कानून भी बनाए जाने चाहिए। तो जनरली जब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों की भी वकालत की है। ठीक है, क्या ये ब्रिटिश विरोधी थे? नहीं, इनका आइडिया क्या है कि ब्रिटिश जो सरकार है उसको भारतीयों के पक्ष में कानून बनाना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ ये कई तरह के मैगजीन्स को भी निकाल रहे हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी शुरुआत की, आत्मीय सभा की भी शुरुआत की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग सभाओं को प्रारंभ कर रहे हैं कि जो इस तरह के विचार में मानने वाले लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हो करके और वहाँ पे विचार विमर्श करें, कैसे उनके विचारों को समाज में फैलाया जाए, उसके ऊपर एक प्लान तैयार करें और उसके लिए कार्य कर पाएँ। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इन्होंने आत्मीय सभा का भी गठन किया था, इन्होंने ब्रह्म सभा जो कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, उसका गठन भी किया था। ठीक है, उसमें शामिल लोग यही बातें करेंगे, इसी तरीके के विचारों के समर्थक होंगे कि सती प्रथा के विरोध में होंगे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ इसके आगे जो दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कानून आएगा वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का कानून आता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये कब आया था, 1856। तो यहाँ आप एक चीज की बात ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हम विधवाओं के पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं तो कानून की उसके लिए आवश्यकता क्यों है। वो तो दो लोग आपस में ऐसे भी शादी कर सकते हैं, अगर उनको करने की आवश्यकता है, उनको लगता है कि हमें शादी करनी है तो कर लें, कानून की जरूरत क्यों है। कानूनी मान्यता की आवश्यकता उत्तराधिकार के लिए है। जब हम उत्तराधिकार की बात करते हैं तो कानूनी तौर पर उत्तराधिकार किसको मिलता है, जो इस समय के हिसाब से कानूनी पुत्र, अभी के हिसाब से कानूनी पुत्र और पुत्री। अगर किसी शादी को ही कानूनी नहीं माना जाएगा तो उस शादी से पैदा होने वाली जो संतान होगी वो संतान भी कानूनी नहीं होगी, और अगर वो संतान कानूनी नहीं है तो उसको उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी कानूनी मान्यता मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक था। ठीक है, और उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी कि अगर कोई हरास कर रहा है कि भाई किसी ने विधवा से विवाह कर लिया तो उस चीज के लिए कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक जो नाम देखते हैं वो नाम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाए जाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। इनका भी जस्टिफिकेशन कहां से आ रहा है, न्यूक। तो वैदिक संस्कृति और वेदों में उपस्थित परंपरा का सहारा लेकर के ये कहेंगे कि अगर हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा नियोग रहा है तो हमको विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाना चाहिए। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने कानून के रूप में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। क्लियर है ये चीज। तो ये यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण कानून आएगा। इससे क्या होगा, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी सहमति और उस विवाह से उत्पन्न संतान को कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस समाज में होगा। इसका साथ साथ जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं वो शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा जोर देते थे। वो राजा राममोहन रॉय भी करेंगे, ये भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देंगे। तो बेंथियन स्कूल करके है, उसके ये प्रिंसिपल भी थे। संस्कृत कॉलेज इसके उसके सेक्रेटरी थे बेंथियन स्कूल के, और जो संस्कृत कॉलेज है उसके ये प्रधानाचार्य भी थे। तो इनका जो आइडिया है, इनका आइडिया क्या है कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में सिर्फ कानून आ जाने से विधवा पुनर्विवाह नहीं हो जाएगा। अगर हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे तो ये चीज संभव नहीं होगी। और ये स्त्रियों की शिक्षा के साथ साथ पुरुषों की शिक्षा की भी बहुत बड़े स्तर पर वकालत करते थे, क्योंकि इनका आइडिया यही है कि जो पुरुष तार्किक नहीं होगा वो पुरुष विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में नहीं होगा। और अगेन ये समस्या है, अगर हम वर्तमान समय में भी बात करें तो ये चीज आज भी टबू है कि आज भी इस चीज को सामाजिक सहमति बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इनका विचार क्या है कि हमको तार्किक स्तर पर पुरुषों की शिक्षा दीक्षा करने की भी आवश्यकता है, और शिक्षा की दिशा में इन्होंने काफी प्रयास किए। स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने कई सारे स्कूल
खोले पुरुषों की। और एक बहुत इन्होंने रेवोल्यूशनरी जो कदम उठाया था, संस्कृत कॉलेज के द्वार इन्होंने शूद्रों के लिए भी खोल दिए थे और उनको भी वहां शिक्षा दीक्षा का अधिकार दिया था। ठीक है, तो चाहे कानूनी तौर पर हो चाहे शिक्षा के तौर पर इनका योगदान हो, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ हम ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ एक और चीज क्या हो रही थी, 1857 की क्रांति, उसमें भी आप इन कारणों को पढ़ेंगे कि जो सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप था उसके वजह से भी लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। और क्रांति का एक कारण वो भी होता है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा की जा रही एक्टिविटीज, भारतीय परंपराओं में ब्रिटिश का हस्तक्षेप, वो भी एक कारण होगा। तो वहां पे वो रेफर किसको कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को कर रहे हैं। जो सामाजिक सुधार में ब्रिटिश का योगदान यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कानून लाने के संदर्भ में, जो हमको ईसाई मिशनरियों का दिख रहा है कि वो किस तरीके से हस्तक्षेप कर रही हैं, उनको भी तो इन्होंने चार्टर एक्ट के ही अंतर्गत दे दिया ना अधिकार कि जाओ अब करो वहां पे फैलाओ धर्म। तो वो भी एक लोगों के लिए बहुत लोग उसको बहुत सकारात्मक तरीके से नहीं लेंगे। उसके साथ साथ जो शिक्षा 1835 में, मैं कॉले मिनट, तो पश्चिमी आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ, तो इन सब का एक रिएक्शन भी समाज में तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब हम इन चीजों को देखते हैं तो सब कुछ बहुत सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है। और इसको बताने का यहाँ पर कारण क्या है कि आप ये चीज समझें कि जब हम इस समय की बात कर रहे हैं तो कानून होने के बावजूद भी एक लंबा समय क्यों लगेगा स्त्रियों की स्थिति को सुधरने में। क्योंकि कानून आ रहा है, शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत सफल हो जाएगा या बहुत सकारात्मक तरीके से समाज के अलग अलग हिस्से उसको लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इतना लंबा सफर होगा। इतने में क्लैरिटी है। इसके आगे एक जो केस आया था वो आया था रुक्माबाई का। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा और इसके ऊपर एक प्रश्न भी आया है प्रीलिम्स में कि रुक्माबाई का 1884 का केस क्या था। तो रुक्माबाई एक काफी रेवोल्यूशनरी महिला हैं। अगर हम स्त्रियों की बात करें हमारे समाज में, तो उनकी शादी काफी बचपन में कर दी गई थी और उन्होंने अपने पति के साथ जाने से मना कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी, और वो पढ़ना लिखना चाहती थी और वो डॉक्टर भी बनी पढ़ करके। और हम इस समाज की बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी के समाज की बात कर रहे हैं। तो उस समाज में इस चीज से मना करना कि मैं शादी के बाद अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज उस समय थी। तो उनका जो हस्बैंड है वो चला जाता है कोर्ट में कि ये तो मेरा अधिकार है, क्योंकि अगेन पारंपरिक तौर पर पुरुष का ये अधिकार माना जाता था कि अगर उसकी शादी हो गई है तो स्त्री के ऊपर उसका अधिकार है। तो इस चीज के भी पक्ष में कानून आना, वहां से उसकी नींव रखी जाएगी कि कंसेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि सहमति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वो चला जाता है कोर्ट में और वहां पे फिर लंबा केस चलेगा। रखमाबाई ने मना कर दिया, वो ये कहेगा कि ये तो मेरा हक है। और वहां पे फिर ब्रिटिश जो महारानी है उसके हस्तक्षेप से फिर ये होगा कि अलग करने का उनको बात आएगा। जो फैसला आएगा वो ये होगा कि नहीं, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए जो पति है उसको राशि भी प्रदान की गई थी कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो समाज इस तरीके का है जहां पर सहमति नहीं है तो भी राशि प्रदान करने की बात होगी पुरुष को कि उसके साथ में ये चीज गलत हुई है। हुआ क्या, इसका जो सकारात्मक प्रभाव रहा वो रखमाबाई के केस का ये रहा कि सहमति की बात महत्वपूर्ण हो जाएगी, कि एक स्त्री की सहमति जब हम यौन संबंधों की बात करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है और वो सहमति उसके द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, अब इसी के बीच में क्या होता है कि एक और केस हुआ था फूलमणि का। तो यूपीएससी ने इस संदर्भ में तो प्रश्न पूछ लिया है, अगर कभी फूलमणि के संदर्भ में पूछे तो फूलमणि जो है वो एक 10 साल की बच्ची होती है जिसका विवाह कर दिया जाता है और उसका पति लगभग 35 साल की उम्र का होता है, और वो फोर्सफुली उसके साथ में यौन संबंध बनाता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से उस बच्ची की मौत हो जाती है। और ये केस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया जो फूलमणि का केस हुआ। और इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि आयु की सहमति का कानून पास होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है
आयु और सहमति का कानून आएगा 1891 में। और इसमें जो एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं बी.एम. मालाबारी। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सुन करके आश्चर्य होगा कि जो सहमति की उम्र बना दी गई कि आप शादी कब कर सकते हैं, 10 साल पहले थी, यहाँ 12 कर दिया गया। तो एज बढ़ा करके 12 कर दिया गया। तो 12 साल से नीचे अगर किसी लड़की का विवाह होगा और उसके साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास किया जाए तो उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। तो जब हम ये देख रहे हैं सुधार की भी बात, तो उसमें कितना लंबा सफर होगा, आप ये चीज को यहाँ पे इस एज का जो ब्रैकेट है उसी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कानून होता है जो सहमति का कानून, जिसमें आयु सीमा बढ़ा करके 10 से 12 कर दी गई थी। ठीक है। अब इन सारे प्रयासों का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? अगर हम स्त्रियों के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप यहाँ पर नाम देखेंगे, हम पुरुषों के नामों की बात कर रहे हैं, हम राजा राममोहन रॉय की बात कर रहे हैं, हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर रहे हैं, हम बी.एम. मालाबारी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने सिर्फ, अब ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, यहाँ हमने स्त्रियों का प्रश्न और कानून वाले पक्ष को डिस्कस किया है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आइडिया है कि अगर आप इन लोगों को देखें तो ये लोग परंपराओं को, प्रथाओं को, कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और शिक्षा देने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब इसी सब प्रयासों के फलस्वरूप हमको कई सारी स्त्रियों के नाम भी देखने मिलते हैं। पंडिता रमाबाई हमको एक नाम देखने मिलती हैं, सावित्रीबाई फूले हमको एक नाम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एक हमने उदाहरण ले लिया अपर कास्ट का, उच्च वर्ण का, एक हमने उदाहरण ले लिया निम्न वर्ग का। ठीक है। तो अब जब हम यहाँ बात करते हैं, इसके पहले विमेन क्या है, सब्जेक्ट है, वो विषय हैं जिन पर बदलाव की बात की जा रही है। धीरे धीरे जब उनको शिक्षा मिलेगी तो वो एजेंट बन जाएंगी, बदलाव का कारक स्वयं बनने लग जाएंगी। तो पहले तो वो विषय की तरह से है, जो शुरुआत में बात हो रही है तो वहां पर वो क्या है, बदलाव का विषय, चर्चा के मुद्दे। धीरे धीरे क्या होगा, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आना प्रारंभ होगा और वो स्वयं बदलाव का कारक बनेंगी, वो एजेंट बन जाएंगी बदलाव का। और वहां से फिर हमको अनेक नाम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पंडिता रमाबाई हैं, जैसे सावित्रीबाई फूले हैं। तो इन लोगों का आप देखेंगे स्त्रियों की शिक्षा में प्रयास। और ये औरतें ये बात भी करना प्रारंभ करेंगी कि सिर्फ शिक्षा से नहीं होगा बदलाव, हमको रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे, कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो भी स्त्री के पास में होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में पंडिता रमाबाई का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है शारदा सदन को खोलने का, मुक्ति सदन को खोलने का, जहां पर उन्होंने स्त्रियों की अलग अलग ट्रेनिंग प्रारंभ की, कि वो ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकें। इन सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप आप साथ में एक शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रयास देखेंगे। जैसे वुड्स डिस्पैच आता है तो वो ये बात करता है कि हम शिक्षा में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें स्त्रियों की शिक्षा काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है, स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास गवर्नमेंट को करना चाहिए। और धीरे धीरे यहाँ से हमको अनेक नाम दिखाई देते हैं, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, जैसे एनी बेसेंट, वो तो खैर उनका आपके विदेशी वाले में योगदान भी आ जाएगा, जैसे सरोजिनी नायडू हैं, जैसे प्रीति लता वाडेकर हैं, बाद में आप देखेंगे लक्ष्मी सहगल हो गई, उषा मेहता हो गई, हमको फिर कई सारे नाम धीरे धीरे राष्ट्रीय पटल पर दिखाई देने लगते हैं कि औरतें कैसे बदलाव की चर्चा का मुद्दा से बदलाव के कारक के रूप में उभरती हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा हो या रोजगार प्राप्ति के साधनों को उपलब्ध कराने में उनका योगदान रहा हो, वहां से लेकर राजनीतिक पटल पर भी अपनी पहचान दर्ज कराती हैं। और उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक। तो ये हमारी आज चर्चा का विषय था, जिसमें हमको ये चीज समझना था कि 19वीं शताब्दी में स्त्रियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे और क्या वो प्रक्रियाएं रही हैं जिसके तहत स्त्रियां राजनीतिक पटल पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई। तो उसको डिस्कस करते हुए हमने 19वीं शताब्दी में ही क्यों सुधार की बात हो रही है वो बात की, कौन सुधार की बात कर रहा है, किस प्रकार से सुधार की बात कर रहा है, किन मुद्दों की बात कर रहा है,
ये सारी चर्चाएं हमने की और उसके बाद हमने स्त्रियों की स्थिति में सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों को डिस्कस किया। अगर इससे जुड़ा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ और उनके साथ साथ जो मध्यकालीन महिलाओं की स्थिति थी उनका रेफरेंस नहीं लिया गया। नहीं, ये लौटेंगे प्राचीन परंपरा की तरफ। तो प्राचीन परंपरा की तरफ क्योंकि ब्रिटिश प्रश्न उसी पर उठा रहे थे कि आपकी जो परंपरा है वही पिछड़ी हुई है। एक फर्ग्यूसन करके व्यक्ति है, वो ये कहता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फिलोसोफर्स एंड स्नेक चार्मर्स, कि भारत जो है वो दार्शनिकों और सपेरों का देश है। आप लोग पिछड़े हुए हैं। अब उसी के लिए क्या होगा कि हम प्राचीन संस्कृति पर वापस जाएंगे, कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका ही हिस्सा ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इतिहास में भी बहुत सारे काम आपको देखने के लिए मिलेंगे, खास करके 20वीं शताब्दी में। एक ए एस आल्तेकर करके व्यक्ति हैं, उन्होंने स्त्रियों की क्या स्थिति थी वैदिक समाज में, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है। बाद में फिर जब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आएगी तो इन चीज़ों का क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। जो हमने बात किया कि जब हम एक समाज की बात कर रहे हैं, एक संस्कृति की बात कर रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं स्वर्ण युग, तो क्या पूरी तरह से स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी? इसलिए जो हमने शब्द का प्रयोग किया, हमने कहा आर्य स्त्रियां। अनार्य स्त्रियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो एक उमा चक्रवर्ती करके स्कॉलर हैं, उनका एक पीस है व्हाट एवर हैपेंड टू द वैदिक दासी, कि जो आलतेकर बात कर रहे हैं, आलतेकर तो बात कर रहे हैं आर्य स्त्रियों की, वैदिक दासी का क्या हुआ। कुमकुम रॉय ने एक पीस लिखा है बियॉन्ड द आल्तेकरियन पैराडाइम, कि आलतेकर का जो पैराडाइम है उससे अलग हटके जब हम देखते हैं तो हमको वो क्रिटिकल विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि कैसे इतिहास की समझ, इतिहास का निर्माण, ये सब भी एक मुद्दा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, कुछ और प्रश्न पूछना है आप लोगों को? तो इस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके इस टॉपिक का काफी ज्यादा आपके लिए महत्व होगा। उसमें अगर आप देखें तो उसमें स्त्रियों के मुद्दे के ऊपर एक सीधा सीधा प्रश्न आया है, तो जो आज आपने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए आप लिखने का भी प्रयास कीजिएगा कि आप उन प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। और इन प्रयासों के बाद स्त्रियों की जो बेहतर स्थिति होती है उस कॉन्टेक्स्ट में क्या स्त्रियों का योगदान रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में, उस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, इसके योगदान पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, हैव अ गुड डे।